हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस पढ़ रहे थे। आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि कोई भी रिएक्शन जो है उसके मैकेनिज्म को हम कैसे पता करें कि किस मैकेनिज्म से ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभिक्रिया की क्रियाविधि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। किसी अभिक्रिया की प्रस्तावित क्रियाविधि जो है उसमें निम्न गुण होने चाहिए। पहला, क्रियाविधि में एनर्जी कंसंट्रेशन जो है, जो ऊर्जा का चिंतन है, वो प्रॉपर होना चाहिए, समुचित होना चाहिए। क्रियाविधि में प्रायोगिक विश्लेषण का ध्यान रखना चाहिए और कोई भी एनालिसिस जो है रिएक्शन के मैकेनिज्म से मेल खाता होना चाहिए। अब हम इसके लिए कई स्टेप्स में क्रियाविधि ज्ञात कर सकते हैं। पहला स्टेप है उत्पाद विश्लेषण या प्रोडक्ट एनालिसिस। यह प्रथम पद है। इसमें उत्पाद विश्लेषण करके उसकी प्रकृति व प्रतिशत मात्रा ज्ञात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल 1-क्लोरो-3-मेथिल 2-ब्यूटीन का जल अपघटन यदि हम करें तो हमें 50% प्राथमिक अल्कोहल और 85% जो है वो तृतीयक अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमने देखा कि 3-क्लोरो-3-मेथिल 1-ब्यूटीन का भी जल अपघटन करेंगे तो इसका हमने जब प्रोडक्ट एनालिसिस किया, उत्पाद विश्लेषण किया, तो हमें सेम प्रोडक्ट्स प्राप्त हुए। अब आप रिएक्शन देखिए, दोनों अभिक्रियाएं हैं, इसमें 1-क्लोरो भी है और 3-क्लोरो भी है और दोनों के उत्पाद जो हैं वो समान है। प्राइमरी अल्कोहल 15% और टर्शरी अल्कोहल 85%। इससे निष्कर्ष निकलता है कि दोनों क्रियाकारकों के मध्यवर्ती उत्पाद में रेजोनेंस होना चाहिए या अनुनाद होना चाहिए और दोनों में समान अनुनादी संरचनाएं बननी चाहिए। इस आधार पर क्रियाविधि की जानकारी मिलती है कि ये SN1 मैकेनिज्म होना चाहिए। अब इसके हिसाब से हमने बनाया रिएक्शन। देखिए, दोनों का स्लो स्टेप है और 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो 1 डिग्री जो है वो कम स्थायी है तो उससे 15% अल्कोहल बन रहा है और 3 डिग्री जो ज़्यादा स्टेबल है उससे 1 डिग्री कम स्थायी होने के कारण 15% प्राथमिक अल्कोहल दे रहे हैं और जो ज़्यादा स्थायी है उससे 85% तृतीयक अल्कोहल प्राप्त हो रहा है। तो ये तो हुआ आपका उत्पाद विश्लेषण का प्रथम पद। सेकेंड स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट। कोई भी अभिक्रिया है उसमें कौन सा इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती है, इससे भी हम क्रियाविधि का पता लगा सकते हैं। कार्बनिक अभिक्रियाओं एक से अधिक पदों में होती है तथा इनमें मध्यवर्ती स्टेप बनते हैं। इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती का पता चलने पर हम मैकेनिज्म ज्ञात कर सकते हैं। यदि किसी अभिक्रिया में, एग्जाम्पल के लिए सोचिए, यदि किसी अभिक्रिया में इंटरमीडिएट स्टेबल है तो उसे पृथक कर संरचना ज्ञात कर सकते हैं। यानी कोई स्थायी अगर इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती है, तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, पृथक करके उसकी संरचना निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन देखिए, एन ब्रोमोअमाइड कि हॉफमैन अभिक्रिया में इंटरमीडिएट एनायन जो है वो RCONBr व आइसोसाइनेट RnCO को पृथक किया जा सकता है और इसके पृथक करने से हमको मैकेनिज्म पता चल जाएगा। तो ये मैकेनिज्म जो है हमने इसके आधार पर निकाला। RCONH2, इसकी हमने ब्रोमीन की क्षार के साथ अभिक्रिया कराई है तो सोडियम ब्रोमाइड वाटर निकल जाएगा और N ब्रोमोअमाइड बनेगा। अब इस N ब्रोमोअमाइड की हम वापस NaOH के साथ क्रिया कराएंगे तो H2O निकल गया तो आपका RCONBr। अब ये दोनों जो हैं ये इंटरमीडिएट से जिसकी हमने संरचना ज्ञात की, इसकी फिर हमने अभिक्रिया कराई है तो हमें अमीन प्राप्त होते हैं, साथ में सोडियम कार्बोनेट। तो एक मैकेनिज्म हमने इससे सेट किया। अगर हमारा इंटरमीडिएट जो है वो स्थायी नहीं है, अनस्टेबल है, अस्थायी है, तो उसके लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि ज्ञात करते हैं। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट को NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा भी पता किया जा सकता है। यानी अगर स्थायी इंटरमीडिएट है तो उसको पृथक करके संरचना ज्ञात कर लेंगे और अस्थायी है तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक तरीकों से उसकी संरचना ज्ञात करेंगे। तो ये 2 मेथड्स हमने आज पढ़े, बाकी के मेथड्स हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू। आप एक साथ करने के लिए लिख रहे हो सारे? नहीं, सही बात है, लिखे हुए होते तो फिर करने में दिक्कत नहीं आती। ये बात तो सही है।
अरे आपके बच्चे तो आपके हाँ इतने पुराने, हाथ तो इतने साफ लिख रहे हैं तो भी सही हाँ लिखो। हाँ। अच्छा, मेरे तो मैडम देखो, डाटा मैंने मैडम ये उसको, देखो ना, ये 20-25 साल पुराना कागज है, ये तो कह रही तो हूँ। ये तो फट रहा है, इसलिए मैं इसको ठीक करने के चक्कर में हूँ। अपन तो कैसे लिखते, कुछ बच्चे हाँ होते हैं ना हाँ।